वेलकम बच्चों। आइए आज गणित की कक्षा में आपके बीच वर्ग और वर्गमूल। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में वर्ग पर बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की है और आप वर्ग संख्याओं को पहचानना भी जान चुके हैं। वर्ग संख्याओं के पहचान के लिए कुछ आसान से तरीके हैं। एक बार फिर आपके याद के लिए मैं याद कराना चाहूँगा। कोई ऐसी संख्या जिसमें इकाई एवं दहाई स्थान पर शून्य हो और उसके शेष अंक एक वर्ग हो, तो ऐसी स्थिति में वह संख्या एक वर्ग होगी। या ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान में 5 हो, वह एक वर्ग संख्या हो सकती है। परंतु जिन संख्याओं की इकाई स्थान में 2, 3, 7 और 8 हो, ऐसी संख्याएं कभी भी वर्ग संख्या नहीं होती है। बहुत कुछ सामान्य से नियम हैं जो आपने पिछले वीडियो में देखा है। अगर वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कैप्शन में चल रहे वीडियो पर आप ध्यान देंगे। वह पिछले वीडियो का ही एक छोटा सा सीन आपके सामने आ रहा है। इस वीडियो के आखिर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, उसे भी आप एक बार अवश्य देखें। आइए हम लोग चलते हैं आज के पाठ पर, वर्ग और वर्गमूल। अभी हम वर्ग निकालने के बारे में सीखेंगे। वर्ग आखिर कैसे हम निकालें। एक गुणन विधि जो आप पूर्व से जान रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया है। दूसरा एक विकर्ण विधि था, इसके विषय में भी आप जान चुके हैं। एक है लगातार व्यवकलन विधि। आप जानते हैं कि लगातार क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल जो होता है वह एक वर्ग संख्या होता है। और इस नियम के आधार पर लगातार व्यवकलन विधि से भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तभी वर्गमूल हमें नहीं निकालना है, वर्ग के विषय में जानना है। बच्चों, मैंने पहले भी कहा था कि 1 से 9 तक की संख्याओं का वर्ग हमें हमेशा याद रखना है। आइए आज हम जानने प्रयास करते हैं कि 50 से लेकर 59 तक की तक के संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं। बच्चों, मैंने पहले भी कहा है कि गणित की बहुत सी समस्याएं प्रतिरूपों पर आधारित होती हैं। अगर उन प्रतिरूपों को हम समझ लेते हैं, अगर हम उसे कंठस्थ रखते हैं, अपने आदर्श में उसे बैठा लेते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं बहुत सरल हो जाएगी। 50 से 59 तक का वर्ग निकालना, यह एक सामान्य प्रतिरूप है जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, 50 याद रखेंगे, किसी भी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 शून्य हो, हमें क्या करना है। या 50 नहीं, 40 के साथ भी आप कर सकते हैं, 30 के साथ भी कर सकते हैं। एक शून्य है, यहाँ पर हमें 2 शून्य लगाना है और जो दाएं का अंक है उसका वर्ग हमें लिख देना है। बहुत आसान है। परंतु 51 से लेकर 59 तक इसे हमें समझना होगा। आइए देखते हैं 51 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे बिना गुणा किए। 51 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 का वर्ग हम लिखते हैं। 1 से 9 तक का वर्ग आपको याद है।
1 का वर्ग 1 होगा। उसके बाद 5 है, परंतु 1 का वर्ग हमने 1 लिखा। बच्चों यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी आप लिखेंगे इसे 2 अंकों में लिखेंगे, दहाई के साथ। दहाई के साथ लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें एक शून्य बैठाएंगे। अब हम लेते हैं 5 को। 5 का वर्ग आप आसानी से मौखिक बता सकते हैं। 5 का वर्ग होता है 25। इसमें से इकाई स्थान के अंक को हम जोड़ेंगे। 25 में 1 जब जोड़े तो 26 हो गया, 2601, 2401। इस तरह आप आगे 53 का निकाल के देखें। 3 का वर्ग होगा 9 और 5 को जब हम 5 से गुना करेंगे, 5 को 5 से गुना किया 25 आया। इसमें इकाई स्थान के अंक को जोड़ेंगे 28 होगा। बहुत सरल, आप आसानी से 59 तक का वर्ग इस तरह से निकाल सकते हैं। यह सिर्फ आपको एक प्रारूप है, इस प्रारूप का आपको याद रख लेना है, फिर आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। 9 59 का हम निकाल रहे हैं, 9 का वर्ग निकाले हम 81 हुआ, और 5 का जब वर्ग निकालते हैं, 5 का वर्ग 25 होता है, इसमें से हम 9 जोड़ते हैं 34 होगा, 3481। इस तरह से हम 50 से लेकर 59 तक का वर्ग संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। बच्चों, आपने बीज गणित में एक बहुत ही समय समीकरण सुना है। वर्ग निकालने के लिए उस समीकरण का प्रयोग करके आप बहुत सरलता से भी वर्ग बिना किए गुना किए ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग समीकरण क्या है, हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab। यह पूर्व में ही आप जान रहे हैं। अब मान लीजिए आपको मैंने एक संख्या दिया 26, आपको बिना गुना किए इसका वर्ग निकालना है। आप कैसे निकाल लेंगे? इसे हम 2 भागों में विभक्त करेंगे। एक भाग, दोनों भाग को हम सरल रूप में लेने का प्रयास करेंगे। सरल रूप में लेने के लिए आसान क्या होगा, एक भाग को हम 20 लेते हैं, क्योंकि 20 का वर्ग हम बिना गुना किए निकाल सकते हैं, आप जान रहे हैं। दूसरा भाग इसका हो जाएगा 6। हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में यहाँ आ गया। इसे जब हम हल करेंगे, यह क्या होगा, 20 का वर्ग जोड़ 6 का वर्ग जोड़ 2 गुना a, यानी a है 20 हमारा, गुना b यानी b हमारा 100 है। अब क्या होगा, 20 का वर्ग हमारा 400 होगा। एक शून्य के बदले 2 शून्य लिया, 2 का वर्ग 4। 6 का वर्ग मुझे याद है 36, और इसको जब हम गुना करते हैं तो 20 गुना 40, 40 को 6 से गुना करेंगे 240। इसे जब हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये 6, 4 और 3 7, 4 और 2 6, 676। यानी 26 का वर्ग हमें 676 मिला। हमने 26 को 26 से बिना गुना किए इसका वर्ग इस फॉर्मूला की सहायता से निकाला। यह बिना गुना किए वर्ग निकालने का एक विधि है। आगे हम चलते हैं। वर्ग संख्याओं के कुछ समान प्रतिरूपों के विषय में देखकर मजा भी आएगा, हमें समझने का भी प्रयास करना है। एक संख्या मैंने लिखा 1, आप बता सकते हैं 1 का वर्ग क्या होगा? 1 का वर्ग निश्चित रूप से 1 का वर्ग 1 ही होगा। अब अगर 11 हम लेते हैं, 11 का वर्ग क्या होगा? अब देखिए 11 का वर्ग मैं कैसे लिखता हूं। 1 का वर्ग 1 होता है, मैंने लिखा, और 1 के बाद की संख्या क्या होती है? 2, मैंने 2 लिखा, सिर्फ एक बार। उसके बाद फिर मैं लिख देता हूं 1 जो बचा हुआ है, 121। बच्चों अभी तक आप नहीं समझ पाए होंगे,
इसके लिए समझने के लिए हम तीसरा इसका एक संख्या और लेते हैं हम 111। क्या करते हैं हम, 1 का वर्ग हमने 1 लिया। अब ध्यान दीजिए आप, यहां पर 3 है संख्या, टोटल संख्या कितनी है 3। अब पीछे आइए, आप यहाँ 11 हमने लिया था, यहाँ पर टोटल अंकों की संख्या कितनी थी 2, इसलिए 1 के बाद हमने 2 लिया और 2 में ही हम रुक गए। यहाँ पर क्योंकि अंकों की संख्या 3 है, हम 1 के बाद 2 लेंगे और 3 तक आएंगे। क्योंकि अंकों की संख्या 3 तक है, फिर हम पीछे लौटेंगे। 3 के बाद क्या आएगा, घटते क्रम में 111 का वर्ग 12,321 होगा बिना गुना किए। आइए जो इसी को आगे हम पढ़ के देखते हैं। यहां पर अंकों की संख्या 4 है, इकाई स्थान पर हमने 1 लिया और 1 के बाद 2, 3, 4 तक हम आ गए। फिर इसे हम और वही क्रम में बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में यहां तक आ गए। 1111 का वर्ग क्या होगा, 12,34,321 बिना गुना किए। इस तरह से आप 1 से बनने वाली संख्याओं, जितनी भी बड़ी संख्या हो, आसानी से इसका वर्ग निकाल सकते हैं। बच्चों है ना मजेदार। आइए इसी तरह ही मिलता जुलता एक प्रतिरूप और हम समझने का प्रयास करते हैं। आपको प्रतिरूप को समझना है। प्रतिरूप अगर आप समझ गए बहुत सरल लगेगा। एक संख्या हम लेते हैं 7। 7 का वर्ग क्या होता है आप आसान से बता देंगे। आपने याद करके रखा है 9 तक का वर्ग, 7 का वर्ग 49 होगा। अब 7 से ठीक नीचे की संख्या है 6। हमने यहां बनाया 67, 67। इसका वर्ग हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, बहुत आसान है। क्या करेंगे, हम इकाई में 9 लेंगे और उसके बाद देखेंगे इसमें शामिल 6 की संख्या कितनी है। 6 की संख्या मात्र 1 है, इसलिए यहां पर हम 8 डालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे संख्या में अंकों की, इस संख्या में कुल कितने अंक हैं, तो कुल 2 अंक हैं, इसलिए 2 बार हम यहाँ 4 लिखेंगे। 67 का वर्ग 6,489। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ के हम देखते हैं। हम इसका वर्ग निकालने का प्रयास करते हैं। क्या करना है, 7 के जगह जैसे हमने हम 9 लिए थे 9 ले लेंगे। अब हमें देखना है कि 6 की संख्या कितनी है, 3 है। हम 3 बार 8 लेंगे और अंकों की कुल संख्या कितनी है 4। 4 बार 4 लिखेंगे। है ना बहुत सरल। आप इसे हल करके भी देख सकते हैं, इसका वर्गमूल निकाल के देख सकते हैं। यह एक ऐसा प्रतिरूप है जिसे आप दिमाग में बैठा लेते हैं, याद कर लेते हैं, आपको मजा भी आएगा। और इस तरह से मिलता जुलता जब प्रश्न आएगा तो बिना गुना भाग किए बहुत ही कम समय में आप सरलता से इसे हल कर लेंगे। अब आइए हम आते हैं, बच्चों इसके बाद एक अलग प्रतिरूप हम देखने का प्रयास करते हैं। यह प्रतिरूप और मजेदार है, आप समझने का प्रयास करें। आप इसे हल करके देखें। मैंने एक समीकरण लिखा है
हमें जानना है, मैंने लिखा है 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ 6 स्क्वायर, 2 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग जोड़ 6 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग। क्या यह सही है? आइए इसे हल करके देखते हैं। क्या होगा? 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग होगा 9 और 6 का वर्ग होगा 36। आप जब सबको जोड़ेंगे आता है 49। 49 क्या होता है? 7 का वर्ग होता है। इसी तरह से एक समीकरण हम आगे लिखते हैं। आपको बताना है क्या होगा इसका हल। 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 20 का वर्ग। क्या आना चाहिए? आप उलझ गए। बच्चों उलझना नहीं है, प्रतिरूप को समझना है। पिछला जो प्रश्न था मैंने बोर्ड से हटा दिया है, पर आपको उसे दिमाग में फिर से वापस लाना है और आप समझने का प्रयास करें। पिछला प्रश्न मेरा क्या था? 2 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग जोड़ 6 का वर्ग बराबर कितना? 2 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग, 2 और 3 का गुना, उसके बाद हमने लिखा था 6 का वर्ग। 2 और 3 का गुना, यहाँ भी सेम वही चीज है। 4 का वर्ग जोड़ 5 का वर्ग, उसके बाद लिखा है मैंने 20 का वर्ग। 4 गुने 5 20। उसका हल क्या आया था? 7। 7 कहाँ आता है? 6 के ठीक बाद आता है। बिना सोचे आपको यहाँ लिखना है 21 का वर्ग। आप हल करके देखेंगे। आइए इसे भी हम लोग जांच लेते हैं। 4 का वर्ग 16 होगा, 25 का वर्ग 25 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा और 20 का वर्ग 400। आप इसे जोड़ें, 16 और 25 41, 400 441, 441 किसका वर्ग होता है? 21 का होता है। बहुत सरल पैटर्न है, अगर आप इसे दिमाग में बैठा कर रखें बहुत आसान होगा। अब हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय सरसमी का, जो आपके ज्यामिति के साथ बीजगणित और अंकगणित तीनों जगह है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस सरसमी का या पाइथागोरस त्रिक। अंकगणित में पाइथागोरस त्रिक, ज्यामिति में पाइथागोरस प्रमेय और बीजगणित में पाइथागोरस समीकरण। तीनों लगभग मिलता जुलता चीज है और तीनों में समानता है। आइए इसके विषय में समझने का प्रयास करते हैं। एक समीकरण पर हम विचार करते हैं। पहले आप इसे ज्यामिति की भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में अगर ये 3 भुजाएं हैं और मैंने तीनों का नाम ए, बी और सी रखा, यह कर्ण है, सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है। तो पहले आप जानते हैं, पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, लंब हुआ जो उदर रेखा होती है और आधार है जो क्षैतिज रेखा होती है। लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। यही समीकरण जो है पाइथागोरस त्रिक है, जिसे बोधायन त्रिक के नाम से भी जाना जाता है। बोधायन त्रिक आखिर यह है क्या, और वर्गमूल में या वर्ग और वर्गमूल में इसका क्या अर्थ है। बच्चों मैंने कहा ना कि गणित प्रतिरूपों पर आधारित है। सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए प्रत्येक समस्या को हमें गहनता से समझना होगा। यह आखिर है क्या, इसको समझने के लिए हम एक बीजगणित का फॉर्मूला आज करने का प्रयास करते हैं। a + b होल स्क्वायर, पीछे भी मैंने चर्चा किया था।
इसका हल आप जानते हैं, इसका हल होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, और एक दूसरा समीकरण है a माइनस बी होल स्क्वायर, जिसका हल होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चों, इस समीकरण को क्या हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं? थोड़ा सा इसमें हम लोग फेरबदल करते हैं। फेरबदल हम क्या करते हैं? देखिए, a प्लस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर, और यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर है। दोनों में अंतर क्या है? यहां भी देखिए, यह जो दो पद है दोनों में बराबर है। अब यहां का जो पद है वह भी बराबर है, लेकिन चिन्ह का अंतर है। इसमें धनात्मक चिन्ह है, जबकि यहां पर ऋणात्मक चिन्ह है। अगर आप थोड़ा सा सोचने का प्रयास करें, इसको हम बदलने का प्रयास करते हैं। इसमें कैसे बदलेंगे? हम a प्लस बी होल स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर करना चाह रहे हैं। कैसे बराबर होगा यह? आप थोड़ा सा विचार करें। यह बराबर होगा, कैसे बराबर होगा? इसमें हम प्लस करेंगे 4ab, 4ab इसमें हम प्लस कर देंगे। इसको जब हल करेंगे तो इतना आएगा, और जब इसमें से यह जुटेगा तो प्लस 2ab बचेगा, यानी इसके बराबर यह हो जाएगा। अब इसे हम आगे लेके चलते हैं। हम इसे आगे लेके चलते हैं। करना क्या है? अब हम इसका रूप थोड़ा सा बदलते हैं। अभी आप यहां पर याद रखेंगे। अब हम क्या करते हैं, यह जो a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसको हम बदल देते हैं ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर पर। ए को मानते हैं हम ए स्क्वायर और बी को मानते हैं बी स्क्वायर, और दोनों का हम होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यह क्या आएगा? ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर यहां पर आ जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2ab का होल स्क्वायर। 4ab जो था, यहाँ 4a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा था, उसको हमने क्या कर दिया, छोटा रूप करने के लिए 2ab होल स्क्वायर लिख दिया। इसको जब हटाएंगे तो क्या होगा? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, जो आना चाहिए था। अब आगे इस पर हम करते हैं, क्या करेंगे? हम ए स्क्वायर को एम स्क्वायर मान लेते हैं, ए स्क्वायर को हम एम स्क्वायर मान लेते हैं, और बी स्क्वायर को हम यहां पर मानते हैं ए स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर मानते हैं हम 1। एक स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन एक स्क्वायर का मतलब एक ही होता है, इसलिए एक ही लिखेंगे। और इसको हम इसका रूप बदलते हैं और देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। आइए देखते हैं, यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा एम स्क्वायर जोड़ 1 होल स्क्वायर बराबर यह क्या होगा? एम स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर जोड़ यह क्या हो जाएगा? यह क्या है मेरा? समझना प्रयास करें बच्चों। यह है हमारा 2ab, जबकि हम a को लिए हैं, a स्क्वायर को एम स्क्वायर लिए हैं, इसलिए यहां क्या हो जाएगा? यह हमारा 2m हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? 2m। चूंकि b1 है, यह हो जाएगा हमारा 2m। अब देखिए यहां पर हमें 3 पद प्राप्त हुआ है, एम स्क्वायर जोड़ 1, एम स्क्वायर माइनस 1 और 2m। यह जो है पाइथागोरस त्रिक है। अगर आप m की जगह पर कोई भी काल्पनिक संख्या आप लेते हैं तो वह आपका वह जो मान खड़ा होगा वह a स्क्वायर
जोड़ बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर पर आके खड़ा हो जाएगा। देखिए हम m बराबर मान लेते हैं 2। अगर m बराबर हमने 2 माना तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 5, यह संख्या हो गई 5। यहाँ पर 2 दूनी 4 में 1 घटेगा, यह हो जाएगी 3 और यह 2 दूनी 4, 5 3 4। आप देखें इस पर लेके 3 संख्या है, निश्चित रूप से ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है, तो जो सबसे बड़ी संख्या है वही सी होगी। यह आपको दिमाग में रखना है। 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर होता है। 3 या 9 जोड़ 4 चौक 16 बराबर 25, है ना सही। पाइथागोरस त्रिक को बैठा के याद रखना है, या कुछ गणितीय मनोरंजन के लिए इस तरह की संख्याएं हैं जो आपका मनोरंजन के साथ आगे की समस्याओं में आपका सहारा बनेंगे। बच्चों आगे हम वर्ग के विषय में हम जान चुके हैं। अगले वीडियो में हम वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें और नीचे दिख रहे लिंक को अपने YouTube पर आप टैप करके और कई तरह के वीडियोज पा सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के भी शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।